हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाइए एक बार फिर मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने चैनल पर करेंगे डिमांड का टॉपिक, थ्योरी ऑफ जो डिमांड है सीईटी के सिलेबस में जो मेंशन किया गया है, आज हम उसका कुछ पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मांग का अर्थ। प्राय देखा गया है कि लोग इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक दूसरे के विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में ये समान नहीं है। क्या कहा गया है कि अक्सर हम लोग जो क्या है कि इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक दूसरे के विकल्प मान लेते हैं कि भाई ये चीज़ें सेम हैं, बट अर्थशास्त्र में इनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो सेम नहीं है। इच्छा किसी वस्तु को रखने की चाहत है। इच्छा क्या है? इच्छा किसी वस्तु को रखने की चाहत है। अब इच्छा का क्या है? इच्छा तो किसी की कुछ भी हो सकती है कि मैं चांद पे चला जाऊँ, पर वो चांद पे जा थोड़ी ना सकता है। अब बैठे बैठे वो बिना हाथ पैर हिलाए कुछ कर सकता है क्या? हम सोचे कि बिना हाथ पैर हिलाए मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, हर एग्ज़ाम में क्लियर कर जाऊँ, मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाए। इच्छा का क्या? इच्छा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अलग चीज़ होगी ना, वो सभी की पूरी थोड़ी ना होती है। चलिए इसमें देखते आगे क्या कहा गया। इच्छा किसी वस्तु को रखने की चाहत मात्र है। इच्छा क्या है कि सिर्फ एक चाहत है कि हमारे पास ये चीज़ हो। सामान्य यह वस्तु के प्रति उत्कंठा ही है, अतः कोई भी किसी भी वस्तु की इच्छा कर सकता है। वही बात है ना कि इच्छा तो कोई भी किसी भी वस्तु की कर सकता है, भले ही वह वस्तु वास्तव में उपलब्ध हो या नहीं हो। कोई व्यक्ति किसी चीज़ की भी इच्छा कर सकता है जो उसके सामने या किसी मार्केट में या वर्ल्ड में कहीं पे भी जो हो ही ना। दूसरी तरफ आवश्यकता वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए क्षमता हो। अब आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जैसे कि हर एक आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, अपना जीवन यापन करने के लिए जिन साधनों की उनको उसके लिए ज़रूरत होती है। अब दूसरी तरफ इसने क्या कहा है कि दूसरी तरफ आवश्यकता वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए साधन हो, मतलब उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। उसकी मतलब क्या, उस किसी चीज़ को खरीदने के लिए जैसे कि पैसे होने ज़रूरी हैं, तभी तो वो अपनी उस इच्छा को, आवश्यकता को पूरा कर पाएगा। और साधनों को इच्छा पूर्ति हेतु व्यय करने की तत्परता हो। ठीक है, इसलिए हर इच्छा आवश्यकता नहीं होती। हर एक इच्छा आवश्यकता नहीं होती। इच्छा आवश्यकता तब कहलाती है जब व्यक्ति इस स्थिति में हो कि उसकी संतुष्टि कर सके। इच्छा आवश्यकता कब कहलाती है? जब व्यक्ति उस चीज़ को पा सके और उसके बदले में कुछ पे कर सके, जिससे वो संतुष्ट हो सके। ठीक है, आगे देखिए। किसी वस्तु की मांग से हमारा अभिप्राय वस्तु की उस इच्छा से है जिसे क्रय करने की क्षमता हो और उसे व्यय करने के लिए हम तत्पर भी हों। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग की इच्छा करता है तो उसके पास आवश्यक क्रय शक्ति भी हो, अर्थात आय के साथ खर्च करने की इच्छा, दोनों का होना वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है। वस्तु की मांग के लिए आवश्यक क्या है? अगर हम किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास उसको खरीदने के, उसको पाने की जो साधन है वो होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये वस्तु की मांग के लिए आवश्यक है। किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर निश्चित अवधि में क्रय करने की इच्छा रखता है। मांग की उक्त परिभाषा मांग के 3 आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालती है। इसके कौन से आवश्यक तत्व हैं? जैसे कि वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, समयावधि। समयावधि कितनी हो सकती है? 1 दिन की, 1 सप्ताह की, 1 मास की, 1 वर्ष की और अन्य अवधि हो सकती है। तो आइए जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गत सप्ताह मिस्टर अक्षय ने 2 किलो सेब खरीदे। फिर मिस्टर अक्षय ने 60 रुपये प्रति किलो कीमत पर 2 किलो सेब खरीदे। और जो गत सप्ताह मिस्टर अक्षय ने 60 रुपये प्रति किलो के भाव से 2 किलो सेब खरीदे। मांग के संदर्भ में पहले 2 कथन अपूर्ण हैं। पहले कथन में सेब का मूल्य नहीं बताया गया। वैसे उसने ये तो कह दिया कि पिछले सप्ताह मिस्टर अक्षय ने 2 किलो सेब खरीदे, लेकिन क्या भाव खरीदे वो नहीं बताया गया, इसलिए ये जो कथन है अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है ये। दूसरे कथन में समयावधि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब उसने क्या कहा कि 2 किलो सेब खरीदे 60 रुपये पर किलो के हिसाब से, लेकिन कब खरीदे ये नहीं बताया गया। ठीक है, तो तृतीय कथन पूर्ण है क्योंकि उसमें सेब की मात्रा, कीमत और अवधि तीनों का समावेश है जिस पर वस्तु की उस मात्रा की मांग की गई है कि जो पिछले सप्ताह मिस्टर अक्षय ने 60 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो सेब खरीदे। ठीक है, तो मतलब ये सभी वस्तु की मांग की आवश्यक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उसमें, तभी वो एक पूर्ण कथन कहलाती हैं। अब व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ठीक है,
मांग के टाइप दिखाए गए हैं, जैसे कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग वह मांग है जो एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की दी गई कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है। और पाठ के आरंभ में मिस्टर अक्षय की सेबों की मांग व्यक्तिगत मांग का उदाहरण है। ठीक है, जो मिस्टर अक्षय की जो सेबों की इसने डिमांड की है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत मांग का उदाहरण है। किंतु बाजार में सेब का एकमात्र क्रेता अक्षय ही नहीं है। बाजार में सेब की मांग करने वाले अन्य दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं। आइए कल्पना करें कि अक्षय के अतिरिक्त रोहित, ऋतिक और अजय अन्य तीन सेबों के क्रेता बाजार में हैं। अब बाजार मांग क्या है, ये तो थी व्यक्तिगत मांग। अब बाजार मांग देखते हैं। एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर सभी क्रेताओं की सेब की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाएगा। मतलब सभी क्रेताओं ने कितनी मात्रा में उस चीज़ को खरीदा है, पाया है, वो क्या बाजार मांग कहलाएगा कि उस चीज़ की कितने लोगों ने जो कितनी मात्रा में उसकी डिमांड की है। कल्पना कीजिए जब सेब का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो हो, अक्षय 2 किलो, रोहित 3 किलो, ऋतिक 2.5 किलो, अजय 1.5 किलो की सेब एक सप्ताह में क्रय करते हैं। और इस तरह 60 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर सेब की बाजार मांग होगी 2 + 3 + 2 + 5 + 1.5 यानी 9 किलोग्राम सेब हो सकती है। एक सप्ताह में 9 किलोग्राम इसकी मात्रा बाजार मांग है। इस प्रकार बाजार मांग एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के योग को प्रकट करती है कि एक सप्ताह में कितने लोगों ने इस चीज़ को खरीदा है। ठीक है, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो बाजार में एक निश्चित समय अवधि में सभी क्रेता की दी गई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे जो व्यक्ति की वस्तुगत मांग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वे कारक जो उपभोक्ता के किसी वस्तु को क्रय करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं उन्हें मांग निर्धारक तत्व कहा जाता है। किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, वस्तु के क्रेता की आय और क्रेता की अभिरुचि तथा वरीयताएँ क्या हैं। इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। जैसे कि वस्तु की कीमत, अब वस्तु की कीमत का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे हम। जैसे कि आपने देखा है कि किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है, आप उस वस्तु को अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। कीमत वृद्धि पर मात्रा कम क्रय करते हैं, जबकि अन्य बातें समान रहती है। दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और क्रेता द्वारा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इस कथन का संबंध मांग के नियम से है, जिसका अध्ययन आप पाठ के दूसरे चरण में करेंगे। मतलब क्या कहा है, वस्तु की कीमत का इफेक्ट कैसे पड़ता है। अगर वस्तु की कीमत है वो हमें कम रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। अगर वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाएगी तो उसको लोग कम मात्रा में खरीदेंगे। वस्तु की कीमत और क्रेता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में तभी तक विपरीत संबंध स्थिर रहता है जब तक अन्य बातें समान रहती हैं। अतः उपवाक्य अन्य बातें समान रहने पर वह मान्यता जो कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांगी गई वस्तु की मात्रा का अध्ययन करते समय प्रयोग होती है। दूसरा है संबंधित वस्तु का मूल्य, जो उसका संबंधित वस्तु का मूल्य। एक उपभोक्ता एक विशेष वस्तु की मांग कर सकता है और उक्त वस्तु को क्रय करते समय वह उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत पूछता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। किसी वस्तु को क्रय करते समय वस्तु की मात्रा को उसकी स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं का कीमत प्रभावित करती है। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सरलता से किया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर दी गई वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर दी गई वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसका अभिप्राय है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत का परिवर्तन दी गई वस्तु की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो चाय की मांग ज़्यादा हो जाएगी। कैसे, अगर कॉफ़ी को लोग महंगा कर देंगे तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को पीना कम कर देंगे, उसकी जगह चाय को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि भाई हम चलो ये कॉफ़ी इतनी महंगी होगी तो हम चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हुई तो चाय की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि कॉफ़ी की तुलना में चाय सस्ती हो जाएगी। ठीक है। पूरक वस्तु की कीमत। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका किसी विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि के लिए स्थानापन्न तो थी, जो सरलता से मतलब जिनकी जो विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए सरलता से जिनको प्राप्त किया जा सके। और पूरक वस्तुएं क्या हैं, जिनका किसी विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि के लिए साथ साथ उपभोग किया जाता है, जैसे कि कार और पेट्रोल। एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि
हो जाने से दी गई वस्तु की मांग की मात्रा में कमी आ जाती है और पूरक वस्तु की कीमत में कमी आने से दी गई मांग की वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे पेट्रोल की कीमत गिरने से कार की मांग बढ़ गई। ये पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोगों ने कार की डिमांड ज़्यादा कर दी, क्योंकि दोनों का साथ साथ प्रयोग करना सस्ता पड़ता है। अतः दी गई वस्तु की मांग की मात्रा का पूरक वस्तु की कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। आगे देखेंगे वस्तु के क्रेता की आय। वस्तु की मांग को क्रेता की आय की मांग भी प्रभावित करती है, किंतु आय में परिवर्तन का विचार नहीं। वस्तु की मांग पर प्रभाव वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ वस्तु के संबंध में, जैसे पूर्ण क्रीम युक्त दूध, फुल क्रीम दूध जिसे बोलते हैं, बासमती चावल की गुणवत्ता आदि, सब क्रेता की आय बढ़ती है। जब क्रेता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मतलब अब जब खरीदने वाले के पास पैसे ज़्यादा आ जाए तो क्या करेगा, उस चीज़ों की क्वालिटी देख के खरीदना शुरू कर देगा। अब गरीब बेचारा क्या करेगा, उसको तो जैसा मिल जाए वो तो सस्ती चीज़ की तरफ चलेगा। लेकिन जैसे जैसे क्रेता की आय बढ़ जाती है तो वो क्वालिटी देखने लग जाता है, ब्रांड देखने लग जाता है चीज़ों की। ठीक है, तो वस्तुओं की मांग उसके लिए बढ़ जाती है। क्रेता की आय में कमी से इन वस्तुओं की मांग मात्रा में कमी आ जाती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग क्रेता की आय बढ़ने के साथ बढ़ जाती है सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। किंतु कुछ वस्तुएं जैसे मोटा चावल, टोन दूध आदि की मांग क्रेता की आय बढ़ जाने पर घट जाती हैं। भाई अब क्यों खरीदेगा वो सस्ती चीज़ें जब उसकी आय बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आय के कम होने पर इनकी मांग तो बढ़ जाती है। क्रेता की आय की वृद्धि के साथ जिनकी आय घटती है उन्हें घटिया वस्तु कहा जाता है। भी मान लो कोई उपभोक्ता है 25 रुपये किलोग्राम की कीमत पर 10 किलो चावल क्रय करता है और वह 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला उच्च कोटि का चावल क्रय करने में असमर्थ है, क्योंकि उसे चावल पर प्रति माह 250 रुपये ही व्यय करना होता है। भाई उसकी जो उसका अपना घरेलू खर्चा उसने जो फिक्स कर रखा है उसकी मतलब इतना ही है कि वो 10 रुपये किलोग्राम वाले चावल ही खरीद सकता है। ठीक है, अब यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो वह 10 किलो चावल के क्रय करने पर 350 रुपये व्यय कर सकता है। तब जो वो 25 रुपये वाले चावल खरीद रहा था तो अब वो 35 रुपये वाले खरीद लेगा, 35 रुपये प्रति किलो वाले। तो इस प्रकार वह 6 किलो चावल 25 रुपये प्रति किलो की दर पर या 4 किलो चावल 50 रुपये प्रति दर से खरीद सकता है। मतलब या तो वो चावलों की क्वांटिटी बढ़ा सकता है या फिर उनका जो हाई क्वालिटी के हैं वो खरीद सकता है। भाई अब उसके पास पैसे आ चुके हैं। इस प्रकार वह 350 रुपये व्यय करके 10 किलो चावल क्रय कर सकता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग का क्रेता की आय से मांग से प्रत्यक्ष संबंध होता है। निकृष्ट वस्तु की मांग का उपभोक्ता की आय से विपरीत संबंध होता है। अब आगे हम देखेंगे उपभोक्ता की अभिरुचि या वरीयताएं। अब किसी वस्तु की जो कीमत है वो किसी भी उपभोक्ता की खरीदने वाले की रुचि पर भी डिपेंड करता है कि भाई वो उसने खरीदने में कितना इंटरेस्टेड है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती है। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की अभिरुचि, पसंद नापसंद एवं वरीयताओं से भी प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है। प्राय उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को प्राथमिकता देता है जो फैशन में है। अतः फैशन के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में जो वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है उनकी मांग गिर जाती है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता उसे क्रय करना पसंद नहीं करता है। ये तो हमने पढ़ा था व्यक्तिगत। अब हम पढ़ेंगे वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले। वो तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि बाजार मांग सभी क्रेताओं द्वारा निश्चित कीमत पर और निश्चित समय पर क्रय की गई मात्रा का योग होती है। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के अतिरिक्त बाजार मांग निम्न कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। मांग भी निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि बाजार में क्रेताओं की संख्या, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। क्रेता कौन है, भी बाजार में चीज़ को खरीदने वाले लोग कितने हैं। जनसंख्या वृद्धि बाजार मांग में वृद्धि करती है। अब जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ बाजार में क्रेता भी ज़्यादा होंगे, चीज़ों को खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। और जनसंख्या में कमी वस्तु की बाजार मांग को कम करती है। न केवल जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना जैसे आय, लिंग, भेद, बच्चे और विध आदि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। यह इसलिए क्योंकि बच्चों, युवाओं, वृद्धों और पुरुषों और स्त्रियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये संख्या पर डिपेंड होता है जनसंख्या। आय और धन का वितरण। यदि आय और धन का वितरण धनिक वर्ग के पक्ष में होता है तो धनवान व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यदि आय का वितरण गरीब वर्ग के पक्ष में होता है
तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु जैसे कि अनिवार्य जो चीज़ें उनकी मांग बढ़ जाएगी। थर्ड क्या है कि ऋतु और मौसमी संबंधी परिस्थितियाँ भी इस चीज़ पर बाजार मांग पर प्रभाव डालती हैं। प्राय देखा गया है कि शीत ऋतु में उन्हीं वस्त्रों की मांग बढ़ जाती है, जबकि आइसक्रीम व शीत पेय पदार्थों की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार वर्षा के मौसम में छाता और बरसाती कोट की मांग में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन हम इसके पहले कर चुके हैं। मांग का नियम, मांग की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के आपसी संबंध की व्याख्या। मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर रहते हैं। अब मांग का नियम बताता है कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे, यानी कि जो मांग के जो अन्य निर्धारक तत्व हैं वह परिवर्तित रहे, ना बदले, तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत गिरने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, तो ये विपरीत संबंध हो गया। यदि किसी अन्य कारक अपरिवर्तित रहते हैं, तो मतलब अगर जो अन्य कारक हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं तो इन दोनों में विपरीत संबंध रहता है। मांग का नियम की व्याख्या जो ये तालिका दी गई है नीचे और जो ग्राफ दिया गया उसकी सहायता से बेहतर तरीके से हम समझेंगे। अब जैसे मान लो कोई चीज़ है जो 1 रुपये में उसकी 10 इकाई आ जाती हैं, उसी मान लो जैसे 1 रुपये की 10 टॉफ़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अब उस टॉफ़ी की अगर कीमत बढ़ जाए या फिर ख़रीदने वाले की आय बढ़ जाए तो वो 2 रुपये में लेने जा रहा है, तो क्या है कि जब आय में बढ़ोतरी होगी तो वस्तु की मांग में क्या होगा, मांग में कमी आ जाएगी। आय बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, जो मतलब उसका मूल्य बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी मांग घट जाएगी उसकी। अब जो चीज़ पहले 1 रुपये में आती थी तो लोग उसको 10-10 खरीद लेते थे। अब वही चीज़ जब 2 रुपये में आने लगी तो उसकी जो डिमांड है वो मतलब मांग है वो कम होगी, तो 8। अब जैसे ही कोई चीज़ है वो 5 रुपये में आने लगी तो उसको खरीदने वालों की जो मात्रा है वो कम होगी, क्योंकि चीज़ में पैसे में महंगी होगी तो लोगों ने उसको खरीदना कम कर दिया। ऐसे ये ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे कि ये देखो, ये मांग की मात्रा है और ये मूल्य है। अब कोई चीज़ है वो 1 रुपये में आ रही है 10, 2 रुपये में आ रही हैं 8, यानी कि 10 जैसे जैसे रुपये बढ़ते जा रही हैं तो उसकी मात्रा में कमी आती जा रही है। देखो 3 में 6, 4 में 4, है ना, 5 में 2, तो क्या है कीमत बढ़ती है तो जो उसकी मात्रा है उसमें कमी आती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे मांग के जो नियम है उसकी मान्यताएं क्या हैं। मांग के नियम में कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। इसलिए अन्य बातें समान रहने पर उपवाक्य को प्रयोग में लाया जाता है। यह उपवाक्य नियम पर आधारित निम्न मान्यताओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि स्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। क्रेता की आय पूर्ववत रहती है और क्रेता के स्वभाव, आदत, रुचि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम बढ़े मांग के नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण है, ठीक है। जब हम ये स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कम कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा को क्यों क्रय करता है और अधिक मूल्य पर कम क्यों, अथवा मांग का यह नियम कैसे क्रियाशील होता है, मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं की ओर क्यों होता है, मांग के नियम के अलावा होने वाले जो मुख्य कारण है वो निम्न है, जैसे कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम व्याख्या करता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। उपभोक्ता अधिक भुगतान करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसे प्रति इकाई अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। कम उपयोगिता के लिए कम भुगतान करता है। इसका अर्थ है कि वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदी जाती है जब वस्तु की कीमत घटती है। सेकेंड है आय का प्रभाव है। जब वस्तु की कीमत गिरती है उपभोक्ता की वास्तविक आय और उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। वह उसी मौद्रिक आय से वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने में समर्थ हो जाता है।
एक उदाहरण से देखिए, माना आइसक्रीम की कीमत 25 रुपये प्रति इकाई है, क्योंकि एक आइसक्रीम वो 25 रुपये की आती है, तो आप 4 आइसक्रीम खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास मान लो कि 100 रुपये आप खर्च कर सकते हो उस टाइम पे। यदि आइसक्रीम की कीमत घटाकर 20 हो जाए, 20 रह जाती है, 5 रुपये घट जाती हैं, तो अब आप इसी मौद्रिक आय में 5 आइसक्रीम खरीद सकते हैं, क्योंकि आप खरीद तो उसी टाइम 100 रुपये खर्च कर सकते हो। अब उसकी घट की कीमत आइसक्रीम की, तो आप 4 की जगह 5 ले सकते हो। स्थानापन्न प्रभाव है, जो किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, यद्यपि स्थानापन्न वस्तु का मूल्य नहीं बदलता है। इसके कारण दी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि कोका कोला और पेप्सी में प्रत्येक की कीमत 10 रुपये है, और यदि कोका कोला की कीमत गिर जाती है तो पेप्सी की अपेक्षा कोका सस्ता हो जाता है, जो कोक है ये सस्ता हो जाता है, तथा इसका प्रयोग पेप्सी के स्थान पर किया जाता है। इससे कोक की मांग बढ़ जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो लोग चाय को प्रीफर कर देते हैं, चाय को खरीदना कर देते हैं, चाय की कीमत सस्ती हो जाती है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई पुराने क्रेता घटे मूल्य पर उस वस्तु की मांग पहले से अधिक करने लगते हैं, और नए खरीदार जो बड़े मूल्य पर क्रय नहीं करते थे वह भी उस वस्तु को क्रय करना शुरू कर देते हैं। अतः वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु के क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप कीमत की गिरावट के साथ वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तु के विभिन्न उपयोग, कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे कि दूध, इसका उपयोग पीने में, मिष्ठान बनाने में, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। यदि दूध की कीमत बढ़ती है तो इसका उपयोग प्रमुख उद्देश्यों में ही प्रतिबंधित रह जाएगा, कीमत बढ़ेगी तो इस प्रकार हम कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसकी मांग कम हो जाएगी। यदि दूध की कीमत कम होती है तो इसका विभिन्न प्रयोगों में इस्तेमाल होने के फलस्वरूप दूध की मांग बढ़ जाएगी। अब कुछ मान्यताएं हैं मांग के नियम की, तो कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद भी देख लेते हैं। मांग के नियम आप अध्ययन कर चुके हैं कि कम कीमत पर एक क्रेता किसी वस्तु की अधिक मांग करता है और अधिक मूल्य पर कम, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है। इन विशेष परिस्थितियों को ही हम मांग के नियम का अपवाद कहेंगे। फिर कई बार क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ भी जाए तो भी वो इतनी नेसेसरी होती है, कुछ लोग उसके ये हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो उस बढ़ी हुई कीमत पर भी उस चीज़ को खरीदते हैं, मतलब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है, बढ़ी रहती है, कम नहीं होती कीमत ज़्यादा होने पर भी। तो एक प्रमुख अपवाद है, इस प्रकार के अपवाद हम देखेंगे, जैसे कि गिफिन पदार्थ। गिफिन पदार्थ में घटिया वस्तु हैं होती हैं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव स्थानापन्न वस्तु के धनात्मक प्रभाव से अधिक होता है। गिफिन वस्तु के मामले में कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध तब होता है जब ऋणात्मक आय प्रभाव बहुत अधिक होता है। अतः मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर ही मांग बढ़ती है। ठीक है, इनकी कीमत बढ़ने पर ही मांग बढ़ती है, घटती नहीं। उदाहरण के लिए ज्वार व बाजरा गिफिन पदार्थ हैं, भी अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोग इनको खाते हैं। अब जीने के लिए खाना तो ज़रूरी है। सेकंड है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जैसे कि हीरा है, स्वर्ण है, जवाहरात है, आदि वस्तुएं शान शौकत अर्थात मतलब जो प्रतिष्ठा सूचक चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग केवल धनी लोग करते हैं। इन वस्तुओं की मांग तभी अधिक होती है जब इनकी कीमत अधिक होती है। कीमत कम हो जाने पर मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को फिर प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाता, इसलिए इनकी मांग कम हो जाती है। अब जिसको खरीदना, जिसके पास पैसे हैं तो सोना हीरा है, कितना ही महंगा हो जाए उसको खरीदने में अपनी शान समझता है। ठीक है, कि भाई अपनी शान को समझता है कि देखो मैंने इतनी महंगी चीज़ थी, मैंने खरीदी है। और जब सस्ता हो जाने पर क्या होता है, वो चीज़ें आम हो जाती है, फिर उनके लिए उन चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसलिए महंगी होने सस्ती होने पर उसकी मांग घट जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ये, ठीक है, अनिवार्यता, जैसे कि दवा, नमक, गेहूँ इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमें इनकी न्यूनतम आवश्यक मात्रा का क्रय करना अवश्य पड़ सकता है, भले ही उनकी कीमत कुछ भी हो। भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अब जो नमक, दवा, गेहूँ इत्यादि जो चीज़ें नेसेसरी हैं जीवन यापन करने के लिए, तो भाई वो जो सस्ती हो जाए चाहे महंगी हो जाए, लेनी पड़ेंगी तो लेनी पड़ेंगी। वस्तु की दुर्लभ होने की प्रत्याशा, जब क्रेता किसी वस्तु विशेष की भविष्य में दुर्लभता होने की कल्पना करता है तो वह उस वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा क्रय करना प्रारंभ कर देते हैं, भले ही उसकी कीमत बढ़ रही हो। उदाहरण के लिए अकाल, युद्ध, काल आदि समय के लिए व्यक्ति कुछ वस्तुओं का अधिक मात्रा में क्रय करते हैं, यद्यपि उनकी कीमत में वृद्धि हो। ठीक है, उन्हें भय होता है कि निकट भविष्य में उनकी मात्रा दुर्लभ हो जाएगी। अब किसी को कह दिया जाए कि भैया अगले साल है ना बाढ़ आने वाली है और सूखा पड़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, अनाज वगैरह स्टोर करना शुरू कर देंगे, चाहे उसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो। तो ऐसे ही कहा गया। अब हम देखेंगे मांग की लो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो देखेंगे हम। ठीक है,
आपने पढ़ा है कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा वस्तु के मूल्य में भी संबंध पाया जाता है। मांग का नियम केवल किसी निश्चित कीमत पर किसी निश्चित वस्तु की मांगी गई मात्रा की दिशा को ही स्पष्ट करता है, किंतु उसके मूल्य में हुए परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ यह नहीं बताता। विभिन्न दशाओं में वस्तु के मूल्य परिवर्तन का वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा पर प्रभाव अलग अलग होता है। यही भिन्नता मांग की कीमत लोच का विषय सामग्री है। ठीक है, अब मांग की जो लोच है उसका अर्थ क्या है। वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, क्रेता की आय, उसकी अभिरुचि और प्राथमिकताओं आदि से प्रभावित होती है। लोच का अर्थ है अनुक्रिया की मात्रा। मांग की लोच का अर्थ है मांग की अनुक्रिया मात्रा। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उस वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन से है। अतः मांग की लोच के तीन आयाम हैं। कौन से हैं? अब मांग की जो लोच है वो 3 आयामों पर काम करती है। वो कौन से हैं? जैसे कि मांग की कीमत लोच। ठीक है, कीमत लोच का अर्थ है वस्तु की मात्रा में वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन। वस्तु की मात्रा में वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन की अनुक्रिया। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की गिरावट से उस वस्तु की मांग 10% बढ़ जाती है, तो जो मांग की कीमत लोच है तो ये उसका फॉर्मूला है। जैसे कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो प्रतिशत परिवर्तन है। जैसे कि मांगी गई मात्रा 10%, ठीक है, और वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो 5। ठीक है, अभी -5 को 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए कि कीमत लोच EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वस्तु की कीमत तथा मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण सदैव ऋणात्मक रहती है। ठीक है, ये सदा माइनस में है क्योंकि ऋणात्मक है। फिर मांग की आय लोच, ये क्या थी? मांग की कीमत लोच, ये मांग की आय लोच। वस्तु की आय लोच को वस्तु की मांगी गई मात्रा की आय में हुए परिवर्तन के कारण अनुक्रियाशीलता को मांग की आय लोच कहते हैं। वस्तुतः आय लोच वस्तु की मात्रा एवं कीमत के परिवर्तनशील की अनुक्रियाशीलता है। मान लीजिए क्रेता की आय में 10% वृद्धि होने पर उसकी वस्तु की मांग में 20% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, आगे हम देखेंगे मांग की आड़ी लोच। इसका अर्थ है एक वस्तु की मांगी गई मात्रा को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में हुई अनुक्रियाशीलता, इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। माना वस्तु की मांग में 10% वृद्धि हो जाने पर उसकी स्थानापन्न जो वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो इसको हम EC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको EY से मांग की आय और इसको कीमत लोच को EP से, आय लोच को EY से और आड़ी लोच को हम EC से। अभिरुचि आदत प्राथमिकता की संख्यात्मक माप नहीं की जा सकती, इसलिए मांग की लोच की संख्यात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। अब हम करेंगे मांग की कीमत लोच के अंश क्या हैं, प्रकार क्या हैं। आपको ज्ञात है कि नमक की कीमत में वृद्धि होने पर हम उसकी पहले जितनी मात्रा का उपभोग करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में नमक की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कीमत परिवर्तन मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। परंतु सेब का मूल्य बढ़ने पर क्या होगा? हम अधिक मूल्य पर सेब की कम मात्रा क्रय करते हैं। अतः सेब की मांग कीमत के साथ अनुक्रिया प्रकट करती है, लेकिन यह अनुक्रियाशीलता की कोटि कीमत परिवर्तन से भिन्न हो सकती है। ऐसे ही मांग की लोच भी भिन्न हो सकती है। इस संदर्भ में मांग की कीमत लोच को सामान्यतः निम्न 5 प्रकारों में विभक्त किया गया। जैसे कि पूर्णतया बेलोचदार मांग, जिसको ED = 0 से प्रेजेंट किया गया है। किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि कीमत परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस समय पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। यह वह स्थिति है जिसमें कीमत में काफ़ी परिवर्तन भी मांग को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब ये देखो, मान लो कि नमक है, 10 रुपये की थैली आती है, 10 रुपये की 2 थैली आती हैं, तो 15 की हो जाएंगी तो भी 2 ही आएंगी, 20 की होगी तो भी 2 ही लगेंगे। जिसके घर में 2 नमक की थैली लगती है उसके लगेंगे, वो बिना नमक का खाना तो खाएगा नहीं। कुछ इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं। फिर सेकंड दिया गया है इकाई से कम लोचदार मांग, ED > 1। ठीक है,
ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, लेस देन 1 है क्या? ग्रेटर देन 1 तो होता तो ईडी की तरफ खुला हुआ होता है। भाई देख लेना आप। इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो जाती है। जैसे कि रेखाचित्रीय रूप में मांग वक्र का अधिक ज्योतिवर ढाल है। आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाई, भोजन आदि की मांग से लोच की इकाई कम होती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ दिखाया गया है, स्केल, ये सारणी दिखाई गई है इसकी। ये आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 100% कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में 75% की गिरावट हुई है। ठीक है, थर्ड है इकाई के बराबर लोच की मांग। इकाई के बराबर मांग की लोच, लोच की मांग है मांग की लोच। इकाई लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में भी उतने प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। तो किसी वस्तु की कीमत में जितना परसेंटेज का परिवर्तन होता है उतना ही उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चित्र के रूप में मांग वक्र आयताकार अति परवलय होता है। ये देख लीजिए आप, आयताकार अति परवलय वक्र पर बने सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होता है। फोर्थ है हमारा इकाई से अधिक मांग की लोच। ये इकाई से अधिक है जब किसी वस्तु को मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। ठीक है, तो उसे अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। इससे मांग वक्र का ढलान बहुत धीमा होता है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की लोच इकाई से अधिक होती है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा पूर्णतया लोचदार मांग। किसी भी वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग से अभिप्राय स्थिति से जब इसकी मांग में किसी भी सीमा तक विस्तार अथवा संकुचन कीमत में बिना अथवा थोड़े से परिवर्तन के कारण होती है। मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर ही रहता है। कहाँ गए के नियम की क्रियाशीलता तो होगी थी। प्रकार पता नहीं कहाँ उंगली लग जाती, सारा उलट पुलट हो जाता है, सारा का सारा PDF। एग्जाम्पल तो नहीं आए थे हमारे। पूर्ण लोचदार मांग ये हो गया था। आगे दी गई है इसमें मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियां हैं वो प्रतिशत परिवर्तन विधि और ज्यामिति विधि है। प्रतिशत परिवर्तन विधि क्या है? इस विधि को आनुपातिक विधि भी कहा जाता है अथवा फ्लक्स विधि भी कहा जाता है। प्रतिशत परिवर्तन विधि को आनुपातिक विधि अथवा फ्लक्स विधि भी कहा जाता है और इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होती है। ये इसका फॉर्मूला है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इन सम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल है, ये ज्यामिति विधि है। इस विधि को मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि कहा जाता है। ज्यामिति विधि को बिंदु विधि भी कहा जाता है। ज्यामिति विधि का प्रयोग सरल रेखा मांग वक्र पर किसी विशेष बिंदु पर किया जाता है। एक सरल रेखा मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच पृथक पृथक होती है और इस विधि के अनुसार सरल रेखा मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को निचले खंड और ऊपरी खंड के मध्य अनुपात को मापा जाता है। और ये इसका फार्मूला है और इसके भी शायद सम दिए गए होंगे, नहीं दिए गए। मांग की कीमत लोच और व्यय विधि लोच में संबंध है। क्या है इसका? इकाई से कम लोच, इकाई से अधिक, ये सब आप देख लीजिए और फुर्सत में बैठ के समझ लीजिए। इसके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये। ठीक है, वस्तु की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, वस्तु की प्रकृति, कुल व्यय में भाग। फोर्थ है उसका कीमत स्तर और फिफ्थ है आय का स्तर। सिक्स है उसकी आदत। तो ये क्या है? वस्तु की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ठीक है, कौन से फिर से देखिए। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तु की प्रकृति, कुल व्यय में भाग,
कीमत, सतर, आय का स्तर और आदत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिमांड का टॉपिक, मांग का। नेक्स्ट में हम करेंगे सप्लाई वाला। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी करेंगे तो हम सप्लाई वाला टॉपिक करेंगे। आपको कोई चीज़ ये लगती है कि आपकी रह गई है तो आप PDF का किसी भी पेज को कोई आपको समझ ना आया हो, या तो आप वीडियो को दोबारा देखिए या उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको आराम से शांत दिमाग से बैठ कर पढ़िए, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।